आप सभी का स्टॉक मार्केट के डेली स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में स्वागत है। और इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक हाईलाइट देना चाहूँगा इस कोर्स की कि इस कोर्स के टॉपिक्स क्या होंगे। और इसकी मैं शुरुआत करता हूँ। इसमें सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा डेली स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि डेली स्विंग ट्रेडिंग आखिर होती क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, यानी इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी इस ट्रेडिंग में क्या क्या खामियां होती हैं जिनसे हमें दो चार होना पड़ता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, और इस टॉपिक के अंदर मैं कवर करूंगा कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। और इसके बाद मैं कवर करूंगा रोल ऑफ स्टॉप लॉस इन रिस्क मैनेजमेंट, यानी स्टॉप लॉस का रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या रोल होता है। और इसके बाद मैं कवर करूंगा रिस्क एंड रिवॉर्ड, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, और ये रिस्क और रिवॉर्ड जो हम फिक्स करते हैं इसका हमारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद मेरा टॉपिक होगा मनी मैनेजमेंट। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज मनी मैनेजमेंट। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि मनी मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। इसके बाद मैं टॉपिक कवर करूंगा लिवरेज एंड मार्जिन कैलकुलेशन, यानी जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग करते हुए हमें कितना लिवरेज अवेलेबल है, कितना मार्जिन हमें पे करना होता है, इसकी हम कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। और इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं एग्जांपल लूंगा एक ब्रोकर का जिसका नाम है जीरोधा। इसके बाद मेरा टॉपिक होगा ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस, यानी जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कुछ चार्जेस देने होते हैं जिसमें कि ब्रोकरेज होता है और गवर्नमेंट को हमें चार्जेस देने होते हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंज को हमें चार्जेस देने होते हैं उस ट्रेडिंग को करने के लिए। और वो आखिर अमाउंट होता कितना है और इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। और इसकी जानकारी देने के लिए मैं एग्जांपल लूंगा एक ब्रोकर का, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। उस ब्रोकर का नाम है जीरोधा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, जो मेरी स्ट्रेटजी है स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। और मेरी स्ट्रेटजी के पार्ट्स होंगे जिस तरह से मैंने आपको ऊपर इंट्रोडक्शन दिया है, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ट्रेडिंग के, तो उन्हीं सब का कॉम्बिनेशन मेरी इस स्ट्रेटजी में होगा। और मेरी स्ट्रेटजी के टॉपिक्स होंगे मनी मैनेजमेंट, यानी हम किस तरह से मनी मैनेजमेंट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, और इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन साइजिंग। जो ये कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन साइजिंग है ये भी मनी मैनेजमेंट का एक पार्ट है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम पोजीशन साइज कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस के बारे में, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम का एक इंटीग्रल, एक अभिन्न अंग ये होती हैं, इंटीग्रल पार्ट ये होती हैं। तो स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में आपको बताऊंगा कि हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा और टारगेट कितना होगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बाय सिग्नल्स के बारे में, यानी हम स्विंग ट्रेडिंग में कब किसी स्टॉक को बाय करें। और जब हम एक बार किसी भी स्टॉक को बाय कर लेते हैं, आप जानते हैं कि आपको स्टॉप लॉस मालूम है, जैसा कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, और आपको टारगेट मालूम है, और इन दोनों के बेसिस पर ही फिर हम बाय करने के बाद उस ट्रेड से एग्जिट करते हैं। हम एग्जिट करते हैं या तो लॉस के साथ या फिर प्रॉफिट के साथ। जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम लॉस के साथ बाहर निकलते हैं, और जब हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो हम प्रॉफिट के साथ बाहर निकलते हैं। तो आपने देखा ये इस कोर्स के टॉपिक्स होंगे जिनको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए कोर्स की शुरुआत करते हैं, और मेरा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इसके अंदर मैं 3 टॉपिक कवर करने वाला हूं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज डेली स्विंग ट्रेडिंग, यानी डेली स्विंग ट्रेडिंग आखिर है क्या। दूसरा मेरा टॉपिक होगा एडवांटेजेस, यानी डेली स्विंग ट्रेडिंग की एडवांटेजेस क्या है। और इसके बाद मेरा तीसरा टॉपिक होगा इस इंट्रोडक्शन का कि डेली स्विंग ट्रेडिंग की डिसएडवांटेजेस क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेली स्विंग ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। दोस्तों, डेली स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं और उस स्टॉक को एक दिन से ज्यादा की होल्डिंग पीरियड के साथ में होल्ड करते हैं, यानी आपका जो होल्डिंग पीरियड होगा वो एक दिन से ज्यादा का होगा, मोर देन 1 डे
होगा। और आपको जो होल्डिंग पीरियड है ये 2 डेज भी हो सकता है, 10 डेज भी हो सकता है, 15 डेज भी हो सकता है। और ये जो होल्डिंग पीरियड है ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका स्टॉप लॉस या फिर आपका टारगेट कब अचीव हो रहा है। यानी अगर आपका टारगेट अचीव होता है 10 डेज में तो आपका होल्डिंग पीरियड होगा केवल 10 डेज। आप 10 डेज में वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, वहां से आप अपना प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाएंगे। और अगर आपका टारगेट अचीव नहीं होता है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो एंट्री से स्टॉप लॉस हिट होने तक का जो पीरियड होगा वो आपका होल्डिंग पीरियड होगा। यानी कि स्टॉप लॉस हिट होने की कंडीशन में आप उस ट्रेड से अपना लॉस लेकर के बाहर हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो टारगेट से पहले हिट हो और उसको टाइम लगे 5 डेज का, तो आपका यहाँ पर होल्डिंग पीरियड होगा 5 डेज। आप इसका जो मीनिंग है वो समझ गए होंगे कि डेली स्विंग ट्रेडिंग है जिसके अंदर हमारा होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 डे होता है। जैसे आप में से काफी लोग जानते होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, किसी भी ट्रेड में एंट्री लेते हैं किसी भी दिन और उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले आप उस ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। और अब चाहे उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, आपको डे क्लोजिंग तक उस ट्रेडिंग से बाहर निकल जाना है। तो आप डिफरेंस समझ गए हैं स्विंग ट्रेडिंग का और इंट्राडे ट्रेडिंग का भी। तो चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं कि डेली स्विंग ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। तो देखिए इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये बहुत ही रिलैक्स्ड टाइप ऑफ ट्रेडिंग है। यानी जब आप डेली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि जो स्टॉक आपने बाय किया हुआ है उस स्टॉक के प्राइस में डेली बेसिस पर क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो फ्लक्चुएशन आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करता है, क्योंकि आपने अपना स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से फिक्स किया हुआ है। जब तक वो या तो टारगेट अचीव ना हो जाए या फिर वो स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो जाए तब तक आप उस ट्रेडिंग में बने रहते हैं। स्टॉक का प्राइस 1% ऊपर गया, 1% डाउन गया, फिर 2% ऊपर चला गया, 1% डाउन हो गया, इन सब चीजों से आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने एक बार ट्रेड के अंदर एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद आप स्टॉप लॉस और जो टारगेट के ऑर्डर्स हैं वो मार्केट में डाल देते हैं और आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। इसके अंदर आपको 5 मिनट कैंडल 10 मिनट कैंडल देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो फ्लक्चुएशंस हैं ये आपके लिए मैटर नहीं करते हैं। आपके लिए केवल और केवल मैटर करता है आपके स्टॉप लॉस का ट्रिगर हो जाना या फिर आपका टारगेट का अचीव हो जाना। तो ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। यानी आप रिलैक्स रहेंगे और मार्केट के जो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे जो प्राइस मूवमेंट्स हैं वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। तो आपने देखा इसका सबसे पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज मैं आपको इसमें बताता हूं कि डेली स्विंग ट्रेडिंग आप जब करते हैं तो आपको बहुत ही कम टाइम इस ट्रेडिंग को करने में देना होता है। बहुत ही कम टाइम आप देंगे इसके अंदर। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, मेरी जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप डेली मैक्सिमम हाफ एन आवर भी देते हैं तो चलता है, उससे ज्यादा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि डेली केवल हाफ एन आवर, और वो हाफ एन आवर भी ऐसा होगा कि जिसका 90% टाइम आपको मार्केट क्लोज होने के बाद में देना होगा, जो मेरी स्ट्रेटजी है जब आप उसको फॉलो करेंगे तो। यानी आपको तो यहाँ पर आपको ये टेंशन नहीं रहेगी मार्केट ओपन है और ऐसा ना हो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाए। तो डेली स्विंग ट्रेडिंग में जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके अंदर आप मार्केट क्लोज होने के बाद ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। मार्केट जब रनिंग पोजीशन में है उस टाइम या तो आप अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, यानी ऑर्डर्स प्लेस किन स्टॉक्स में आप करेंगे, जिन स्टॉक्स को बाय करने का डिसीजन आपने प्रीवियस डे मार्केट क्लोज होने के बाद में लिया था। इन नटशेल में आपको बोलूं तो दूसरी एडवांटेज है कि आपको बहुत ही कम टाइम यहाँ पर देना पड़ रहा है। आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आप नौकरी पेशा हैं और अपनी जॉब में आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। 9 to 5 की जॉब है या 9 to 8 की जॉब है, ये आपको इफेक्ट नहीं करेगा। आप फिर भी बहुत ही अच्छे तरह से डेली स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही कम टाइम यहाँ पर देना पड़ रहा है। तो इसके बाद में इसकी जो तीसरी एडवांटेज है उसके बारे में बात करूंगा कि जब आप डेली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और कैश सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने स्मॉल अमाउंट में ही बहुत अच्छा स्टॉक्स का डाइवर्सिफिकेशन
कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अपनी कैपिटल के अंदर 5 से ज़्यादा स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में केवल 1000 रुपीज हैं, आप उन 1000 रुपीज को 10 स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर जिन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनका प्राइस 100 रुपीज से कम है, क्योंकि 1000 रुपीज का अगर 10% हम कैलकुलेट करें तो वो होता है 100 रुपीज। अगर आपने 10 स्टॉक्स ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिनका प्राइस 100 रुपीज से कम है, तो आप उन 10 स्टॉक्स में एक साथ अपनी पोजीशन बना सकते हैं और 100 रुपीज के हिसाब से आप उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी स्टॉक का प्राइस 50 रुपीज हो, किसी का 70 हो, तो आप अपने उस स्टॉक के प्राइस के मल्टीप्लिकेशन में और पर स्टॉक जो आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है 10% के हिसाब से आप उसके अंदर अपना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा होता क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का यही फायदा है कि उन 10 स्टॉक्स में से हो सकता है कि 2 स्टॉक ऐसे हों जो आपको लॉस दे रहे हों और 8 स्टॉक ऐसे हों कि जो आपको प्रॉफिट दे रहे हों। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेगा। यानी कि जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो आपके पास में जो स्टॉक्स की होल्डिंग है उसके अंदर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर प्रॉफिट वाले भी ट्रेड्स होते हैं और लॉसेस वाले भी। जो आपके प्रॉफिट वाले ट्रेड्स हैं वो लॉसेस वाले ट्रेड्स को मैनेज करते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन से हम अपने रिस्क को काफी हद तक मैनेज कर लेते हैं। आप एक और एग्जांपल लें, अगर आपके पास में केवल 1000 रुपीज हैं और आप उन 1000 रुपीज को केवल किसी एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर ये भी हो सकता है कि वो स्टॉक आपका माइनस साइड में जाए, वो आपको लॉस हो जाए, तो आपका जो लॉस होगा वो पूरा आपका 1000 रुपीज पर होगा अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के केस में कुछ स्टॉक्स आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, कुछ आपको लॉसेस दे रहे हैं, और अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, आपके जो प्रॉफिट देने वाले जो स्टॉक्स हैं वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ जो आपके लॉसेस देने वाले स्टॉक्स हैं, तो आप ओवरऑल वहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ पर आप फिर एक बार रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि आपका जो रिस्क है वो मैनेज्ड है। तो आपने देखा कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है ना? तो ये 3 एडवांटेजेस मैंने आपको बताया, ये 3 ही मेन एडवांटेजेस हैं डेली स्विंग ट्रेडिंग के। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसएडवांटेजेस। डेली स्विंग ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल आप चूज कर लीजिए, उसके अंदर एडवांटेज भी होंगे और साथ में डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही होंगे। डिसएडवांटेजेस से आप नहीं बच सकते हैं। तो जो डिसएडवांटेज है ये एक बाय प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। कोई भी आप ट्रेडिंग लेंगे साथ साथ दोनों चीजें आपकी चलेंगी। तो हम देखते हैं सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है डेली स्विंग ट्रेडिंग का। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डेली स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप स्टॉक को एक दिन से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं। यानी आज आपने कोई चीज बाय की है तो आप उसको कल भी होल्ड करके रखेंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो ओवरनाइट रिस्क है ये आपके साथ में एसोसिएट रहेगा। आपको ओवरनाइट रिस्क को भी ध्यान में यहाँ पर रखना पड़ता है। ओवरनाइट रिस्क का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आज आपने किसी स्टॉक को 100 रुपीज में बाय कर लिया, ओके, और नेक्स्ट डे वो स्टॉक 10% डाउन ओपन हुआ, यानी 90 रुपीज पर ओपन हुआ। तो ये जो ओवरनाइट जो रिस्क हुआ इसको आपको झेलना होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो स्टॉक बाय किया, जब तक आप उस ट्रेड में हैं, किसी दिन वो गैप डाउन ओपन हो गया, तो वहां पर आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। भले ही आपका जो स्टॉप लॉस है वो 5% रहा हो, लेकिन वहां पर आपका जो स्टॉक का प्राइस है नेक्स्ट डे 10% माइनस में ओपन हो गया, तो आपको वो 10% बुक करके यहाँ से बाहर निकलना है ना। ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है डेली स्विंग ट्रेडिंग की। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं आपको कि जिस तरह से पॉसिबिलिटी हमारी गैप डाउन की है, इसी तरह से पॉसिबिलिटी हमारी गैप अप की भी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज बाय किया और नेक्स्ट डे वो 10% अप और ओपन हो गया, तो वहां पर आपको जो ओवरनाइट जो बेनिफिट हुआ है, जिसको कि इंटरडे ट्रेडर्स कभी कैच नहीं कर पाते हैं, ये आप स्विंग ट्रेडिंग करने की वजह से कैच कर लेते हैं। तो गैप अप आपके फेवर में काम करेगा और जो गैप डाउन है वो आपके अगेंस्ट में काम करेगा। तो चलिए अब इसका हम दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो देखते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं
तो डेली बेसिस पर प्राइस के अंदर जो मूवमेंट होता है, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, आप उन फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक का प्राइस जो ओपन हुआ वो 500 पर ओपन हुआ, फिर उसने अपना हाई दिया 505 रुपीज का, तो 5 रुपीज का मूवमेंट हुआ ये अप डायरेक्शन में, और फिर उसने मार्केट क्लोज होने तक उसने अपना क्लोजिंग प्राइस दिया 495 रुपीज का। अगर हम उस स्टॉक के प्राइस का डेली मूवमेंट देखें तो आपको उसमें आप उसके अंदर 5 रुपीज का बेनिफिट ले सकते थे बाय साइड में, जबकि उसका प्राइस 500 से ओपन होकर के और 505 के हाई तक गया, तो आप ये प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते थे। और फिर जब उस स्टॉक का प्राइस 505 से वापस गिर करके 495 पर उसने क्लोज दिया, तो इसको आप शॉर्ट सेलिंग करके इस प्रॉफिट को भी ले सकते थे। तो ये दो जो बड़े मूव थे स्टॉक के प्राइस के, इनको आप कैच नहीं कर पाएंगे, इनका कोई आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। यानी स्टॉक अच्छा अप डाउन हो रहा है लेकिन आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये डेली स्विंग ट्रेडिंग जब आप करते हैं इसकी डिसएडवांटेज होगी। लेकिन इस डिसएडवांटेज के साथ में एक एडवांटेज ये जुड़ा हुआ है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, उस फ्लक्चुएशन की वजह से आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं रहेंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में इसको ट्रेड कर पाएंगे। अब मैं इस ट्रेडिंग का तीसरा डिसएडवांटेज बताता हूं, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, कि जब आप डेली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कैश के अंदर, कैश मार्केट के अंदर, यानी आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को बाय करते हैं, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं। यानी आपकी केवल एक ही डायरेक्शन होगी और वो डायरेक्शन होगी आपकी बाय की डायरेक्शन। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने पहले किसी शेयर को सेल कर दिया और फिर वापस उसको कम प्राइस में बाय कर लिया, वहां पर आपका वो प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन है वो केवल एक ही डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है आपकी बाय की डायरेक्शन। सेल की डायरेक्शन में आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, आपको स्टॉक को सबसे पहले बाय करना ही होगा। अगर स्टॉक आपके फेवर में जाता है, आपका टारगेट अचीव करता है, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। जबकि जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। यानी वो पहले बेच करके वापस उसको कम दाम पर खरीद करके प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है डेली स्विंग ट्रेडिंग के केस में। जो पहला टॉपिक है वो यहाँ पर फिनिश होता है, और आप जो डेली स्विंग ट्रेडिंग है इसका जो इंट्रोडक्शन है पूरी तरह से आप उसको ले चुके हैं, और आप इसको समझ चुके होंगे कि आखिर डेली स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इस टॉपिक के बाद में मैं आप कवर करूंगा रिस्क मैनेजमेंट को। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, और इस टॉपिक को कवर करेंगे 3 सब टॉपिक्स, जिसमें पहला टॉपिक है व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर वो है रोल ऑफ स्टॉप लॉस इन रिस्क मैनेजमेंट, यानी स्टॉप लॉस का हमारे रिस्क मैनेजमेंट में क्या रोल है, क्या इसकी भूमिका है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और तीसरा टॉपिक है रिस्क एंड रिवॉर्ड, यानी पर ट्रेड रिस्क और रिवॉर्ड किस तरह से हमारे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इनके बेसिक्स क्या हैं, वो इसके अंदर बताया जाएगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले सब टॉपिक से, जो है कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क मैनेजमेंट आखिर है क्या। हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हर किसी बिजनेस के अंदर एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, और ये एक ऐसी चीज है कि हम इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जहाँ रिवॉर्ड है वहाँ रिस्क भी है। अगर हम रिवॉर्ड चाहते हैं तो रिस्क का भी सामना हमें करना होगा, रिस्क भी उस फील्ड में होगा ही होगा। अब कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस ले लें, हर किसी के अंदर रिस्क होता ही है। कहीं फाइनेंशियल रिस्क है, कहीं लाइफ का रिस्क है, कहीं टाइम का रिस्क है, हर जगह रिस्क है ही। लेकिन रिस्क के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी हम उस काम को करते हैं। वो कोई बिजनेस भी हो सकता है या हमारी डे टू डे एक्टिविटी भी हो सकती है। लेकिन जब हम उस काम को करते हैं और हमें मालूम है कि उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, तो हम उस रिस्क को मैनेज करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली चीज आप रिस्क को फोरकास्ट करें। यानी फोरकास्ट का मतलब है कि आपको उस बिजनेस को करने से पहले या उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से पहले आपको रिस्क का आइडिया होना चाहिए कि आखिर कितना रिस्क इसके अंदर हो सकता है, क्या क्या रिस्क इसके साथ में
इन्वॉल्व है। और फिर मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट होता है कि आप उन सभी मेथड्स को ढूंढें, उन सभी तरीकों को ढूंढें जिससे कि आप ये रिस्क अवॉइड कर सकते हैं, इस रिस्क के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको मालूम है ड्राइविंग करने में रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन उस रिस्क को हम मैनेज करते हैं। उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम जो बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो सभी लेते हैं। जैसे कि आप सीट बेल्ट बांध करके ड्राइव करते हैं, या आप अगर टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो हेलमेट लगाते हैं, एक स्पीड लिमिट में ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ये भी रिस्क को मैनेज करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर रिस्क क्या है। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो दो तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। पहला फाइनेंशियल रिस्क, यानी कि हमारे लॉसेस, जिन लॉसेस को हम बियर करते हैं वो एक रिस्क है। और दूसरा रिस्क है वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसके अंदर क्या होगा कि आप पैसा तो लूज करेंगे ही, साथ में आपका जो प्रीशियस टाइम है, आपका जो वैल्यूएबल टाइम है, वो टाइम भी वेस्ट होगा, जबकि आप उस टाइम को किसी और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते थे। तो ये जो दो तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं ट्रेडिंग के अंदर, इनको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला पार्ट है एसेस करते हैं, उसका फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस फोरकास्ट के बेसिस पर जब हम अपना लॉस फिक्स कर लेते हैं, अगर हमारी किसी भी ट्रेड पर उससे ज्यादा लॉस हो रहा है तो वहां से हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, हम अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। जो हमने रिस्क पहले एसेस किया था और फोरकास्ट किया था अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से, उस लॉस से ज्यादा कभी भी हम लॉस नहीं लेते हैं। उतना लॉस होने के बाद हम उस ट्रेडिंग से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि अगर मार्केट हमारे अपोजिट जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे अगेंस्ट और ज्यादा नहीं जा सकता है। हमारे अगेंस्ट भी वो कितना भी ज्यादा जा सकता है और हमारे फेवर में भी वो कितना भी ज्यादा जा सकता है। इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है केवल और केवल जो लॉस हमने फिक्स किया है उतना लॉस लेकर के मार्केट से बाहर निकल जाना। और जब आप उस फिक्स लॉस को लेकर के बाहर निकल जाते हैं तो उसके काफी बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपने उस ट्रेड में अपने लॉस को लिमिट कर लिया है, उससे ज्यादा आपका लॉस होगा नहीं, क्योंकि आप वो रिस्क लेकर के उस ट्रेड से बाहर हो चुके हैं। और दूसरा बेनिफिट इसका ये होगा कि आपके पास में जो कैपिटल बची वो लॉस लेने के बाद में आप उस कैपिटल को वापस किसी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉस की तो भरपाई कर ही सकते हैं, साथ में प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। कभी कभी जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो करना तो चाहते थे स्विंग ट्रेडिंग, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग करना सोचा, उन्होंने स्टॉक को बाय किया, लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है वो उनके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो पहले कोई लॉस फिक्स नहीं करते हैं कि इस ट्रेड में मैक्सिमम इतना रिस्क लूंगा, इतना मैं लॉस लेकर के बाहर निकल जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, लॉस होने के बावजूद भी उसको होल्ड करके रखते हैं, अपना लॉस बुक नहीं करते हैं। तो होता यह है कि वो करने गए थे स्विंग ट्रेडिंग, लेकिन वो उनका इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। वो उस स्टॉक को कई कई महीने तक, इवन कई कई साल तक उसको होल्ड करके रखते हैं और उनको वो वापस प्राइस मिल ही नहीं पाता है। तो इससे उनका टाइम तो वेस्ट होता ही है, साथ में वो इस टाइम पीरियड के अंदर अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं उनको भी मिस कर जाते हैं। तो जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसी तरह से लॉस बुकिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे हम अपनी कैपिटल को सेव करते हैं और छोटा सा लॉस लेकर के वहां से बाहर निकल जाते हैं। और ऐसा करने से किसी भी एक ट्रेड पर हमें बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है और आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी रहती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेडिंग के अंदर दो तरह के रिस्क होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क और टाइम का रिस्क, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मैंने आपको फाइनेंशियल रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है और फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको मैंने बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो टाइम का रिस्क है, यानी वेस्टेज ऑफ टाइम जो इन्वॉल्व है ट्रेडिंग के अंदर, उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। तो टाइम वाला जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको मैनेज करने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि आप मार्केट के अंदर या अपनी किसी भी ट्रेड के अंदर
सही टाइम पर एंट्री लें। सही टाइम पर एंट्री लेने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेने के बाद में मोस्ट ऑफ दी केसेस में, यानी जो आपकी ट्रेड्स हैं, टोटल जो आपकी ट्रेड्स हैं, उनमें से मैक्सिमम ट्रेड्स ऐसी होनी चाहिए कि आपके एंट्री लेने के बाद इमीडिएटली आप प्रॉफिट्स में आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी स्टॉक को बाय किया और बाय करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो स्टॉक है वो साइडवेज ट्रेंड में चला जाता हो, और जो बैलेंस है उसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर आपकी ट्रेड वो ठीक नहीं थी तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो भी इमीडिएटली ट्रिगर होना चाहिए, कुछ दिन के अंदर वो ट्रिगर हो जाना चाहिए, जिससे कि आप उस ट्रेड से जल्दी से बाहर निकल करके उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर पाए। तो यहाँ पर सही टाइम पर एंट्री लेने का मतलब यही है कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी रेट तो अच्छी हो ही, साथ में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना हो या फिर आपका टारगेट अचीव होना हो, उसमें ज्यादा लंबे टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो एंट्री लेने के बाद आपकी जो ट्रेड है वो साइडवेज मार्केट के अंदर नहीं फंसनी चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ना आपका स्टॉप लॉस जल्दी ट्रिगर होता है, ना ही आपका जो टारगेट है वो जल्दी अचीव होता है। यहाँ पर लॉस होता है आपके टाइम का, और जो आपके पैसे के अंदर जो प्रॉफिट अर्न करने की पावर है, उस पावर का आप यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा हो कि जो साइडवेज मार्केट को अवॉइड कर सके और साथ में एक्यूरेट भी हो। तो आपने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट के दो कंपोनेंट हैं और उनको हम किस तरह से मैनेज करते हैं और उनका हमारी ट्रेडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ स्टॉप लॉस, यानी स्टॉप लॉस का क्या रोल है हमारी ट्रेडिंग के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मैंने आपको ऊपर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बताया कि हम किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री लेने के बाद एक स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आप अपना लॉस पहले से फिक्स कर लेते हैं, और अगर आपकी ट्रेडिंग में उतना लॉस हो रहा होता है तो आप टाइम वेस्ट किए बिना अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करते हैं और आप वहां से एग्जिट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इन्वेस्टर के पास में 1 लाख रुपीज है और उसने ये फिक्स किया हुआ है कि मैं किसी भी एक ट्रेड पर 500 रुपीज से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, अगर उससे ज्यादा मुझे लॉस हो रहा होगा तो मैं वहां से फौरन एग्जिट कर लूंगा। तो ये 500 रुपीज का जो लॉस है, ये जो उसने पहले से डिसाइड किया हुआ है, ये उसके लिए एक ये स्टॉप लॉस होगा। और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद वो उस ट्रेड से बाहर निकलेगा और जो उसके पास में कैपिटल है उस कैपिटल को वो किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करेगा। तो स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है जिसको हम पहले से फिक्स करके रखते हैं और उसको अपनी ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉप लॉस आखिर होना कितना चाहिए। देखिए, स्टॉप लॉस को फिक्स करने के लिए जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो दो तरह के मेथड्स का यूज करते हैं। एक ट्रेडर्स वो हैं जो इसको परसेंटेज टर्म में फिक्स करके चलते हैं, यानी कि वो 2%, 3%, 5%, 10% इस तरह का स्टॉप लॉस फिक्स कर लेते हैं। यानी जिस भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, अगर उनके उस स्टॉक का प्राइस उनके पहले से डिसाइड किए हुए परसेंटेज से ज्यादा डाउन होता है तो वो उस ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। और एक दूसरे तरह के ट्रेडर्स होते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं स्टॉक के प्राइस चार्ट के एनालिसिस के बेसिस पर। यानी अगर उन्होंने किसी स्टॉक को बाय किया है तो वो जो लास्ट सिग्निफिकेंट स्विंग लो था उस स्टॉक के प्राइस चार्ट का, वो उस स्विंग लो के कुछ नीचे अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लेते हैं। और अगर ट्रेड उनके फेवर में नहीं जाती है और जो उन्होंने पहले से वो स्टॉप लॉस फिक्स किया हुआ है वो ट्रिगर हो जाता है, तो वो उस ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। यानी कि वो अपना स्टॉप लॉस परसेंटेज टर्म में फिक्स नहीं करते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर। और ये ट्रेडर्स जब देखते हैं कि जो लास्ट स्विंग लो उनके एंट्री प्राइस से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंट है, तो वो एवरेज ट्रू रेंज का भी यूज करते हैं जिसको हम एटीआर बोलते हैं। तो वो ट्रेडर्स एटीआर के मल्टीप्लिकेशन में एक स्टॉप लॉस
फिक्स करते हैं। तो दोनों ही तरह की स्ट्रेटजीज हैं स्टॉप लॉस फिक्स करने में, और दोनों ही तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं वो यूज की जाती हैं। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस स्ट्रेटजी में कंफर्टेबल है। तो आपने देखा कि स्टॉप लॉस की क्या अहमियत है और स्टॉप लॉस फिक्स करने के कौन से मेथड्स जनरली जो ट्रेडर्स हैं वो यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क एंड रिवॉर्ड। जैसे आपने देखा कि हम स्टॉप लॉस पहले से फिक्स कर लेते हैं और इसी तरह से हम अपना रिवॉर्ड भी पहले से फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर रिवॉर्ड का मतलब है कि हम एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि अगर ये टारगेट मेरा अचीव हो गया तो मैं इस ट्रेड से अपना प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाऊंगा। तो यहाँ पर जो पहले से आपने फिक्स किया है स्टॉप लॉस, वो आपका रिस्क है उस ट्रेड के लिए, और जो आपने टारगेट फिक्स किया है वो आपका रिवॉर्ड है उस ट्रेड के लिए। और जब हम रिवॉर्ड को रिस्क से डिवाइड करते हैं तो इस रेशो को, इस अनुपात को हम बोलते हैं रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो। और जो हमारा रिवॉर्ड होता है जो हमने पहले से फिक्स किया है वो हर समय रिस्क से ज्यादा होता है, और इस वजह से जो रिवॉर्ड और रिस्क का जो रेशो है वो मोर देन 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ट्रेडर का जो स्टॉप लॉस है, जो उसका इनिशियल रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 100 रुपीज है और उसने ये फिक्स किया है कि इस ट्रेड के लिए मेरा रिस्क तो यानी मेरा स्टॉप लॉस तो 100 रुपीज है और मेरा जो रिवॉर्ड है मेरे रिस्क से 3 टाइम्स होगा, तो यहाँ पर उस ट्रेडर का जो रिवॉर्ड और रिस्क रेशो है वो होगा 300 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 3:1। तो यानी जिस तरह से हम पहले से एक स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं उसी तरह से एक रिवॉर्ड भी फिक्स करते हैं। कुछ ट्रेडर्स रिवॉर्ड को चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर भी फिक्स करते हैं। कुछ ट्रेडर्स जब उनकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो वो अपने रिवॉर्ड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू फिक्स करते हैं, यानी जिस तरह से प्राइस उनके फेवर में जा रहा है वो उसी तरह से अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको इंक्रीज करते रहते हैं, उसको अपनी फेवरेबल डायरेक्शन में बढ़ाते रहते हैं। उससे क्या होता है, अगर स्टॉक का प्राइस वहां से रिवर्स करता है तो ट्रेडर का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर प्राइस आने के बाद ट्रेडर की जो वो ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ हो जाती है, वो उस ट्रेड में नहीं रहता है, वो वहां से प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाता है। तो जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं रिवॉर्ड को लेने के लिए, उनके केस में क्या होता है, अगर ट्रेंड काफी टाइम तक उनके फेवर में जाता है तो वो उस ट्रेंड का मैक्सिमम पोर्शन कैच करते हैं और वहां से बहुत बड़ा प्रॉफिट लेकर के बाहर निकलते हैं। वहीं कुछ ट्रेडर जो मैंने आपको पहले बताया वैल्यू टर्म्स में, यानी कि वो परसेंटेज टर्म्स में भी फिक्स कर सकते हैं या फिर रुपीस के टर्म्स में भी अपना रिवॉर्ड फिक्स करते हैं। वो ये टारगेट बना करके चलते हैं कि अगर उनका स्टॉप लॉस 5% है स्टॉक के प्राइस का, तो उन्होंने एज्यूम कर लिया कि मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करूंगा 3:1 का, तो उनका जो रिवॉर्ड होगा वो होगा 15%। यानी जैसे ही स्टॉक का प्राइस 15% उनकी डायरेक्शन में जाएगा तो वो वहां से एग्जिट कर लेंगे और जो उनको 15% प्रॉफिट है उसको लेकर के बाहर निकल जाएंगे। तो दोनों ही तरह के जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशो के जो मैनेजमेंट्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो लोग यूज करते हैं, ट्रेडर्स यूज करते हैं, और इन दोनों में से कोई भी चुना जा सकता है। इसमें ये देखना होगा कि आप किस में कंफर्टेबल ज्यादा है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसको आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें मार्केट में यूज की जाती हैं, ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताऊंगा कि रिवॉर्ड और रिस्क रेशो की हमारे ट्रेडिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। आप एज्यूम कीजिए किसी ट्रेडर के ट्रेडिंग सिस्टम की जो एक्यूरेसी है वो 50% है, यानी जो एक्यूरेसी है वो है 50%, ठीक है। और उस ट्रेडर का जो आरआर रेशो है, यानी रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो, वो है 3:1। ओके, और हम एज्यूम करते हैं कि उसने टोटल जो ट्रेड्स ली हैं वो 10 ट्रेड्स ली हैं। आपको मालूम है इस 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड ऐसी होंगी जो विनिंग ट्रेड होंगी और 5 ट्रेड ऐसी होंगी जो लूजिंग ट्रेड होंगी। अब हम देखते हैं कि उस ट्रेडर का पर ट्रेड
रिस्क क्या था। अगर वो ट्रेडर पर ट्रेड 500 रुपीज का रिस्क लेता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो विनिंग ट्रेड्स हैं उसके अंदर उसको कितना बेनिफिट होगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय उसका जो रिवॉर्ड एंड रिस्क रेशियो था वो था 3:1, यानी कि 3 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसका, और मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी उसकी जो 5 ट्रेड्स हैं वो उसके फेवर में गई। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद में बैठता है 7,500 रुपीज। वहीं अगर हम ये लॉस देखें, लॉस उसको कितना होगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय 5 ट्रेड्स, क्योंकि यहाँ पर जो लॉस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो केवल एक ही है, सिंगल है, तो उसको जो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट होगा 2,500 रुपीज का। तो आप देख रहे हैं कि एक्यूरेसी उसकी 50% है केवल, और 50% एक्यूरेसी के बाद भी वो नेट 5,000 रुपीज के प्रॉफिट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मनी मैनेजमेंट, और इसके अंदर मैं दो चीजें कवर करूंगा कि व्हाट इज मनी मैनेजमेंट और इसकी इम्पोर्टेंस। तो इसमें सबसे पहला मैं टॉपिक लेता हूं कि व्हाट इज मनी मैनेजमेंट। देखिए, मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग के अंदर कि आप किसी भी एक ट्रेड के अंदर अपनी कितनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी में किसी भी शेयर को बाय करते हैं या फिर आप उसको शॉर्ट सेल करते हैं। क्योंकि आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो लॉस होता है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो लॉस है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें पहली चीज है आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, जो आपने पहले से ये सोच करके रखा हुआ है, और दूसरी चीज होती है आपकी क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो ये क्वांटिटी वाला जो फैक्टर है ये आपका मनी मैनेजमेंट के अंदर आता है, यानी आप किसी एक ट्रेड के अंदर कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई स्टॉप लॉस अपना फिक्स किया हुआ है और उस ट्रेड के अंदर आप ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो सेम स्टॉप लॉस के लिए आपको जो लॉस होगा वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी स्टॉक में जो स्टॉप लॉस फिक्स किया था, लेट से वो फिक्स किया था 2 रुपीज का, फॉर एग्जांपल, अलग अलग तरीके होते हैं लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। तो 2 रुपीज का आपने स्टॉप लॉस फिक्स किया था। एक केस हमारा है कि आप यहाँ पर जो ट्रेड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 500 क्वांटिटी किसी स्टॉक की, और दूसरा हमारा केस है जिसके अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं 1000 क्वांटिटी उस स्टॉक की। तो आप 500 जब ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल लॉस कितना होगा, पोटेंशियल लॉस आपका होगा 1000 रुपीज। 1000 रुपीज किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रिस्क जो आपने पहले से फिक्स किया है, ठीक है। तो ये 1000 रुपीज का यहाँ पर आपको लॉस हुआ। उसी तरह से अगर हम 1000 क्वांटिटी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर आपको लॉस कितना होगा, यहाँ पर लॉस आपको होगा 2000 रुपीज का, ठीक है। और इसको हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके। तो आप देखिए कि यानी आपका जो लॉस है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला स्टॉप लॉस, दूसरा है क्वांटिटी। तो इस तरह से हम देखें तो जो मनी मैनेजमेंट है वो भी एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है, जिसके अंदर हम क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट करके अपना पर ट्रेड जो पोटेंशियल लॉस है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको लिमिट करने की कोशिश करते हैं। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस तो जरूरी है ही, साथ में मनी मैनेजमेंट भी जरूरी है, यानी आप अपनी क्वांटिटी को भी पहले से डिसाइड करें। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कितनी क्वांटिटी में उसको ट्रेड करेंगे। और इसकी इंपॉर्टेंस भी आप यहाँ से समझ गए होंगे कि ज्यादा क्वांटिटी में आप ट्रेड करेंगे तो आपको जो मॉनेटरी टर्म में लॉस होगा वो बड़ा होगा, है ना, बिग लॉस होगा आपको। और अगर कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो आपको जो लॉस होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी हमें देखना होता है। और
मेरी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी वाले सेक्शन के अंदर बताऊंगा। वहां पर मैं बिल्कुल स्पेसिफाई करूंगा। तो तो उस सेक्शन में आपको बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटेजी में मैं किस तरह से रिस्क को मैनेज करता हूँ और मनी को मैनेज करता हूँ। यानी कि मैं किस तरह से स्टॉप लॉस फिक्स करता हूँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो फिक्स करता हूँ, मनी मैनेजमेंट में किस तरह से करता हूँ, यानी कि मैं कितनी क्वांटिटी के अंदर सिग्नल मिलने के बाद में ट्रेड करता हूँ। तो ये दोनों चीजें मैं स्पेसिफिकली अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि मेरा इस कोर्स का आखिरी टॉपिक होगा। यहाँ पर इन सब चीजों को बताने का पर्पस यही है कि आप इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस को समझें। अगर आप इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो इस मार्केट में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है लीवरेज एंड मार्जिन कैलकुलेशन। लीवरेज और मार्जिन है क्या आखिर? देखिए, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में जो ब्रोकर है वो आपको कुछ लीवरेज प्रोवाइड करता है। लीवरेज का मतलब है कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपीज है, तो हो सकता है कि आपका जो ब्रोकर है आपको ये परमिट करे कि आप उस 1 लाख रुपीज से 3 लाख रुपीज की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप उस 3 लाख को 1 लाख से डिवाइड करें तो आपका आया 3। ये 3 आपका लीवरेज है, यानी छोटे अमाउंट से ज्यादा अमाउंट की ट्रेडिंग करना, ये एक लीवरेज ट्रेडिंग बोला जाता है, जहां पर कि आपका इन्वेस्टमेंट कम है और आपको आपका ब्रोकर कुछ लीवरेज प्रोवाइड करा रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर लीवरेज है 3, यानी अपनी कैपिटल के जितने गुना अमाउंट तक आप अपने सौदे डाल सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे लीवरेज। यानी 3 हुआ या 3 हुआ यहाँ पर लीवरेज। अब हम दूसरी टर्म देखते हैं जिसको हम कहते हैं मार्जिन। अब आप पुराने ही एग्जाम्पल में जाएं, उसके अंदर मैंने आपको बोला कि आपको अपना 1 लाख रुपीज लगाना है, लेकिन जो आपका ब्रोकर है वो आपको परमिट करेगा कि आप 3 लाख रुपीज की ट्रेडिंग कर पाए। तो यहाँ पर जो 1 लाख रुपीज है ये मार्जिन अमाउंट है 3 लाख रुपए की ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप दोनों चीजों को समझ गए होंगे। यानी लीवरेज का मतलब यहाँ पर है कि कितने गुना अमाउंट तक हम अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और मार्जिन का मतलब ये है कि एक बड़े अमाउंट की ट्रेडिंग करने के लिए कितनी कैपिटल हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में होनी चाहिए। तो आप इन दोनों टर्मिनोलॉजी को समझ गए होंगे। अब हम इन दोनों टर्मिनोलॉजी को एक लाइव एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि क्या स्विंग ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो वहां पर भी हमें लीवरेज अवेलेबल है या नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जीरोधा में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग अगर जैसे करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां पर आपको लीवरेज अवेलेबल नहीं है, या फिर आप कहें कि वहां पर आपका लीवरेज 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल 1 लाख रुपीज है तो आप उससे केवल 1 लाख रुपीज की ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1 लाख रुपीज का ही जो आपका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, इससे ज्यादा का आप नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करूं, तो वहां पर आपको लीवरेज अवेलेबल है अगर आप जीरोधा के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप इसके अलावा किसी और ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर भी आप अपना लीवरेज और मार्जिन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कोर्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। आप जीरोधा की वेबसाइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास में कोई और ब्रोकर है आप उसकी वेबसाइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना लीवरेज अवेलेबल है आपकी ट्रेडिंग के लिए। तो इसके लिए मैं ब्राउजर ओपन करूंगा, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। जीरोधा की वेबसाइट के लिंक्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, तो आप इसमें यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं आप एफ&ओ मार्जिन कैलकुलेटर, आप यहीं क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप जाएं, क्योंकि जो स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हैं वो एफ&ओ में तो नहीं कर रहे हैं, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं कर रहे हैं, तो ये आप चूज नहीं करेंगे। आप यहाँ पर जो ट्रेड कर रहे हैं वो कर रहे हैं इक्विटी के अंदर स्विंग ट्रेड। तो आप देखिए इक्विटी ऑप्शन में जाएं और यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि टेबल ओपन हो जाती है,
और तो यहाँ पर आप देखें कि जो CNC मल्टीप्लायर है ये आपके काम का है, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। CNC का मतलब क्या है? कैश एंड कैरी मल्टीप्लायर। अगर आप किसी भी स्टॉक के कुछ शेयर्स बाय करते हैं और अगर आप उनको होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको जो लीवरेज अवेलेबल होगा, लीवरेज को हम CNC मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, वो आपका होगा 1x। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जीरोधा के अंदर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप इक्विटी में ये सब करते हैं तो उसके लिए लीवरेज केवल 1 ही अवेलेबल है। यानी अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए की ही ट्रेडिंग आप कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें MIS मल्टीप्लायर है ना, MIS मल्टीप्लायर ये यूज होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। यानी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं इस स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पर जो आपको लीवरेज अवेलेबल है वो है 3x। यानी 1 लाख रुपीज आपके पास में है तो उससे आप 3 लाख रुपीज की ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो हमारा जो कंसर्न है वो केवल CNC मल्टीप्लायर से ही है। तो आप अपने ब्रोकर का भी चेक कर लें, अगर आपका कोई डिफरेंट ब्रोकर है, कि वहां पर आपको CNC मल्टीप्लायर या फिर लीवरेज कितना अवेलेबल है। तो आप ये देखें, ये जितने भी स्टॉक्स हैं सभी के लिए 1x ही यहाँ पर मल्टीप्लायर है। आप देख पा रहे हैं सभी का। तो यानी स्विंग ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो 1 लाख रुपीज है तो 1 लाख की ही ट्रेडिंग हम कर पाएंगे। कुछ ब्रोकर स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी लीवरेज प्रोवाइड कराते हैं। तो आप चेक कर लीजिए आपका जो ब्रोकर है आपको लीवरेज प्रोवाइड करा रहा है या नहीं। तो ये जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक था, एक आपकी अवेयरनेस के लिए, ये यहीं खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस। देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उसको आप कह सकते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। यानी हम जो अपना ये ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं इसको करने के लिए कुछ चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। इसमें पहला चार्जेस है ब्रोकरेज, ये ब्रोकर को जाता है। और ब्रोकरेज के अलावा कुछ अदर चार्जेस होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज को जाते हैं और गवर्नमेंट को जाते हैं। तो कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल लिया है, और एग्जांपल लिया है मैंने जीरोधा का। आपके पास में अगर जीरोधा के अलावा कोई और अकाउंट है आप वहां पर भी इसको चेक कर सकते हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या, कितने चार्जेस आपको पे करने होते हैं ये ट्रेडिंग बिजनेस करने के लिए। तो इसके लिए भी हम जीरोधा वेबसाइट पर ही चेक करेंगे कि वहां पर ये ब्रोकरेज और अदर चार्जेस हैं कितने। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। ठीक है, ब्रोकरेज कैलकुलेटर। आप ये देखिए, सर्च आप कर लें और यहाँ पर क्लिक कर दें। ये पहला जो लिंक आया है, तो आप ये देखें कि ये टेबल्स ओपन हो गई हैं, कैलकुलेटर्स ओपन हो गए हैं। क्योंकि हमारा कोर्स ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपको जो शेयर्स हैं उनकी डिलीवरी लेनी होती है। तो हम यहाँ पर जो कैलकुलेटर यूज करेंगे वो यूज करेंगे डिलीवरी इक्विटी। तो आप इसके अंदर देखें, यहाँ पर चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको सिंपल फंडा बता देता हूँ। आप बाय जो है ना, यहाँ पर आप डालिए 1 लाख रुपीज और सेल में भी डालिए 1 लाख रुपीज। तो दोनों जगह 1 लाख हो गया और क्वांटिटी में आप कर दीजिए 1। तो ऐसा करने से अगर आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी स्टॉक में, तो 1 लाख रुपीज के वो स्टॉक बाय करने के लिए आपको जो चार्जेस पे करने होंगे वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो नेट लॉस वाला जो फिगर है ये चार्जेस आपको देने होंगे। यानी अगर आप 1 लाख रुपीज की ट्रेडिंग करते हैं तो 208 रुपीज ये आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। और इसका जो ब्रेकअप है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ब्रोकरेज जीरो है। जीरोधा के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स उठाते हैं तो आपका जो ब्रोकरेज होगा वो जीरो होगा। आपको ब्रोकरेज कुछ भी पे नहीं करना है, ये फ्री है। और STT 200 रुपीज है, सबसे बड़ा फिगर यही होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 200 रुपीज ये है। और ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है ये 6.5 रुपीज है। GST 1.17 है। सेबी चार्जेस 30 पैसा है। तो ये सब कुछ मिलाकर के आपका जो चार्जेस आते हैं वो आते हैं 208 रुपीज। 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको 208 रुपीज ये ब्रोकर को, स्टॉक एक्सचेंज को और गवर्नमेंट को देना होगा। इसी तरह से अगर आप किसी और सेगमेंट में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए भी आप
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे इंट्राडे इक्विटी भी चेक कर सकते हैं, F&O चेक कर सकते हैं, इसमें फ्यूचर हो गया और ये ऑप्शन हो गया, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो हमारे कोर्स के जितने भी जनरल टॉपिक्स थे वो सभी फिनिश हो गए हैं, और अब लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है, वो टॉपिक है माई स्ट्रैटेजी का। और इस टॉपिक के बारे में जो डिस्कशन होगा, जो एक्सप्लेनेशन होगा, वो होगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। और ये जो पार्ट है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग सीख रहे हैं, उनके लिए ये अवेलेबल होगा।